नमस्कार। हमारे साथ प्रवीण चक्रवर्ती हैं जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं और इसके अलावा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी प्रवीण चक्रवर्ती साहब रहे। उनसे ही बातचीत करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर और 2024 के लोकसभा चुनावों पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण चक्रवर्ती जी, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि महीनों की मशक्कत के बाद कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आई, उसमें गारंटीज की आप बात करें, न्याय पत्र इसको आप अपना बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। कैसे इसको देखते हैं आप? ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो पहले आप ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैनिफेस्टो 48 पेजेस का मैनिफेस्टो, 31 टॉपिक्स, 345 स्पेसिफिक प्रोमिसेस एंड पॉइंट्स, 5 महीने की कंसल्टेशंस पब्लिक के साथ, एक्सपर्ट्स इंडिया में और विदेश में, इन सब के साथ करके हमने ये मैनिफेस्टो लिखा है। जब तक मैं जानता हूं बीजेपी का अब तक एक मैनिफेस्टो कमिटी भी अभी फॉर्म किया है। मैनिफेस्टो की बात दूर की बात है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से जो जिन्होंने बोला ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग डॉक्यूमेंट है। ये मैनिफेस्टो में है राइट टू अप्रेंटिसशिप, युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की, किसानों के लिए एमएसपी लीगल गारंटी, चीन से हम हमारा जमीन वापस लेंगे, ये सब हमने बताया है। इसमें मुस्लिम कौन सी बात है? इसमें व्हाट इज मुस्लिम अबाउट guaranteeing jobs for our youth? What is Muslim about taking our land back from China? What is Muslim about saying we will double economy in 10 years? For a person who is only obsessed with Hindu-Muslim, he cannot see anything in 48 pages except Hindu-Muslim. इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात है? ये 50% रिजर्वेशन की बात आप लोग कर रहे हैं। 1921 में मुस्लिम लीग ने वो बात की थी और अब कांग्रेस कर रही है। ये आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जिनको हिंदू मुस्लिम के वजह और कुछ नहीं दिखता। इंग्लिश में कहावत है, फॉर अ मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो जो इनको इसके अलावा कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ वही देखेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज मुस्लिम लीग अबाउट right to apprenticeship? What is Muslim League about filling 30 lakh government vacancies? What is Muslim League about giving legal guarantee for MSP for farmers? What is Muslim League about taking our land back from China? This is a manifesto for every Indian. This is a manifesto for India. We don't look at it as Hindu, Muslim, Christian, Sikh. We believe in an inclusive India. चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो है तो इसमें बजट, आगे क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रोमिसेस आप कर रहे हैं, तो तमाम तरह की प्रोमिसेस आपने की हैं। अब प्रवीण चक्रवर्ती साहब, इसका एक जो आलोचना होती है वो ये होती है कि आप इतने फ्रीबीज एक तरीके से दे देते हैं कि जो सरकार है वो तो एक तरीके से आप मुफ्त की रेवड़ियां इतनी बांट देंगे। आप 1 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, 1 लाख की जॉब की आप बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा जो आलोचना है वो ये है कि पैसा कहाँ से आएगा और क्या कांग्रेस ने इसको लेकर के अपना होमवर्क किया है कि कितना पैसा इस पूरे चीज को इम्प्लीमेंट करने में खर्च होगा और उसका मैकेनिज्म क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैनिफेस्टो जैसे मैंने बताया, ये एक होलिस्टिक मैनिफेस्टो है। जो आप जो बता रहे हैं वो वेलफेयर, मैं उनको वेलफेयर बोलता हूँ, फ्रीबी नहीं। ये फ्रीबी कौन तय करता है, ये फ्रीबी या नहीं फ्रीबी? महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, जो पुअर गरीब महिलाओं, गरीब परिवारों के लिए 1 लाख रुपया देना फ्रीबी है? नहीं, वो वेलफेयर है। तो ये जो भी हमारा प्रोमिसेस है वो हमने सोच समझ के किया है। आपको याद होगा 2019 में हमने न्याय प्रॉमिस किया था, उसमें हमारा अमाउंट था 72,000 रुपीज अ ईयर। 5 साल के बाद हमने ये बोल रहे हैं कि पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया हर साल बैंक अकाउंट में डालेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल पैसा है। हमारा बजट है, सरकार का बजट है लगभग 50 लाख करोड़ हर साल हम स्पेंड कर रहे हैं। ये मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट किया, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बोला
1,20,000 करोड़ एवरी ईयर फॉर कॉर्पोरेट्स। उसके लिए पैसा कहां से आया? हम लोग बोल रहे हैं वो पैसे हम गरीबों के लिए देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं कितना होना चाहिए। खर्चा प्रवीण चक्रवर्ती साहब इस सब में आएगा? क्या कांग्रेस ने कोई होमवर्क किया है, और वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे दिया जाएगा? देने की बात तो आपने की, रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, कितना खर्चा इन तमाम चीजों पर लगेगा? 50 लाख करोड़ की आप बात करें अभी प्रेजेंट में, आपकी स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगी तो कितना खर्चा लगेगा एक्सचेकर को, कितना पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। सवाल है रेवेन्यूज का। देखिए, एक्सपेंडिचर एक साइड में है, एक्सपेंडिचर के लिए पैसा है, और रेवेन्यूज कहां से आएगा? और हमको देखना है डेफिसिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, सिर्फ एक्सपेंडिचर को नहीं। रेवेन्यूज के लिए हम क्या बोल रहे हैं? आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हम इकोनॉमिक आउटपुट डबल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग विल गो फ्रॉम 14% to 20% of GDP. GST 2.0 will be simplified. Our tax to GDP ratio will go up. Personal income tax will be smooth and certain. इन सब करने से, और माइनिंग वी सेड वी विल डबल माइनिंग टू 5% ऑफ जीडीपी। इन सब से क्या होगा? हमारा टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेगा। टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट से टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। मैं यही बोलना चाहता हूं, मोदी सरकार के 10 साल के सरकार में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा नहीं, वो जितना था 10 साल पहले उतना ही है अभी भी। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है रेवेन्यूज के लिए। हम रेवेन्यूज के बारे में बहुत गहराई से सोच के हमने ये मैनिफेस्टो लिया है, हमने पूरा ये करके कितना खर्चा प्रवीण चक्रवर्ती साहब? ये 50 लाख करोड़ के बजट की बात अभी मौजूदा दौर में कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कितना खर्चा इन स्कीम्स पर लगेगा, उसका कोई कैलकुलेशन आपके पास है? देखिए, ये कैलकुलेशन तो किसी भी कर सकता है। ये कैलकुलेशंस क्या है? कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल्स। हम तो अभी सरकार में नहीं है, हम तो 10 साल से सरकार में नहीं है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं। हम बोल रहे हैं 1,00,000 रुपए हर गरीब परिवार के लिए। गरीब परिवार कितने गरीब परिवार है वो तो उस पर डिपेंड होगा खर्चा, है ना? तो कितने कितने गरीब परिवार है वो डेटा से आएगा। तो ये मोदी सरकार ने सेंसस क्यों नहीं किया? ये सब डेटा के बाद हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आएगा तभी तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना खर्चा। चक्रवर्ती साहब, ये एक बैड इकोनॉमिक्स नहीं है कि आपके पास डेटा नहीं है? क्योंकि 1931 में कास्ट सेंसस हुआ, 2011 में हुआ, लेकिन डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो हमें पता नहीं है कि किसका फिगर कितना है। यानी आपको अंदाजा नहीं है कि कितना खर्चा होगा, किसकी आबादी कितनी है, और आपने एक प्रॉमिस कर दिया। क्या ये बैड इकोनॉमिक्स नहीं हो जाएगा? ये गरीबों के लिए पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनके पास नौकरी नहीं है, मनरेगा का बजट काट रहा है, उनके पास अभी पैसा नहीं है जीने के लिए, उनको मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हाँ या ना बता दीजिए सर, ये सवाल। आपके पास आंकड़े हैं कि हाँ किस या आधार ना? पर मदद हाँ करेंगे? या ना? कहाँ से आपका रेवेन्यू? हाँ या ना? अगर सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार, गरीबों के लिए और लेकिन उनके पास गरीब और कौन पैसा है नहीं है। प्रवीण चक्रवर्ती साहब? इसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा? अभी जो आपने ये बनाया अपना मैनिफेस्टो, उसमें गरीब कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? ऐसे कितने लोग भारत में हैं? ये फिगर पर आप कैसे पहुंचे हैं? तभी आपने कोई असेसमेंट किया होगा। गरीब की परिभाषा क्या रखी है आपने इसमें? देखिए, मैं जो भी गरीब की परिभाषा है, जो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हमने एस्टिमेट किया है। हम लोग ये वादा कर सकते हैं कि हमारा डेफिसिट, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, डेफिसिट में फोकस करना है। हमारा डेफिसिट, हम ये वादा कर सकते हैं कि कम होगा फिस्कल डेफिसिट, ज्यादा नहीं होगा जो भी मोदी सरकार के फिस्कल डेफिसिट अभी हो रहा है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार भी दे रहा है, मोदी सरकार भी वो क्लेम कर रहा है कि किसानों के लिए दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों के लिए। वो उसके लिए कहां से पैसा आएगा? पैसा तो सरकार की ही पैसा है ना, ये खुद का बीजेपी का पैसा नहीं है ना। बीजेपी का तो अलग से उतना ही पैसा है, वो अलग बात है। लेकिन तो जब मोदी सरकार के पास ये सब कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि किस आधार पर कांग्रेस इन आंकड़ों पर पहुंची है? क्या किस तरह का होमवर्क जो है इसको लेकर के किया गया है? क्योंकि देखिए डेटा उसको लेकर अवेलेबल नहीं है। पुअर कौन लोग होंगे, किस तरह की। देखिए, आपको ये सब सवाल आप सरकार से नहीं पूछते हो। 10 साल से उन लोग सरकार में है,
कितने गरीब परिवार है, उन लोग सरकार तो बताना चाहिए हाँ या नहीं। हमारे पास जो भी डेटा है, देखिए हमने मैं खुद किया हूं, मैं और चिदम्बरम जी, इकोनॉमिस्ट, इंडिया में विदेश में, पूरे डेटा के साथ हमारे पास एक एस्टिमेट है। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि हमारा डेफिसिट कम होगा, मोदी सरकार से ज्यादा नहीं होगा। अभी अगर ये हम गरीब महिलाओं की बात करें या अप्रेंटिसशिप स्कीम की बात करें, तो अभी एक स्किल डेवलपमेंट का भारत में कार्यक्रम मोदी सरकार द्वारा चल रहा है। आप अप्रेंटिसशिप देंगे बच्चों को जो डिप्लोमा करके मार्केट में आएंगे, 1 साल का वो अप्रेंटिसशिप करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का कोई रोड मैप कांग्रेस पार्टी के पास है कि कैसे उस वर्क फोर्स को आप जॉब देंगे, या कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उससे कम हो जाएगा? अब ये मार्केट में आ गए 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके, उसके बाद क्या? ये अच्छी सवाल है। पहले हमारा देश का एक बहुत 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 बड़ा समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सिर्फ नौकरी का समस्या नहीं, युवाओं दे फील होपलेस, यूथ फील होपलेस। अभी हमारा राइट टू अप्रेंटिसशिप क्या है? जो भी 25 साल से नीचे है, उनके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएट है, अब हम उनको अधिकार देंगे। क्या अधिकार है? हमें चाहिए 1 साल की नौकरी, पहली नौकरी पक्की। इसका मतलब है जैसे नरेगा है, उसमें अधिकार है लोगों को, ऐसे हम युवाओं के लिए अधिकार देंगे। सरकार लेकिन जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार आप देंगे ना, उसके बाद क्या? 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो गया, उसके बाद क्या? पहले आप इसको तो अप्रिशिएट करें। हाँ, ये 10 साल से ये सरकार ने नहीं किया ना। ये जो भी स्कीम है, दुनिया में पहली बार एक लीगल अधिकार होगा, राइट टू अप्रेंटिसशिप। इसमें से हम लोग एस्टिमेट एनालिसिस किए हैं, 1 करोड़ प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। इसमें से 10 करोड़ युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगा। अप्रेंटिसशिप मिलने से 1 साल के लिए क्या होगा? पहले उनको एक डिग्निटी आता है, दूसरा स्किल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स, तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी, और चौथा उनके लिए तनख्वाह। इसके बाद देखिए, वो 1 साल के बाद उनके पास स्किल्स है, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी है, और थोड़ा पैसा भी है, वो बहुत एम्प्लॉयबल हो सकता है ना। जॉब मार्केट में अभी कुछ नहीं है उनके पास, अभी होपलेस है उन लोग। अप्रेंटिसशिप के बाद they improve the employability because they get skills, they are employable, and they also have some money if they want to start their own business. So we have thought about this, and after the year it will improve their employment chances multiple times. तो लेकिन वो मेरा सवाल वहीं का वहीं रहा, वो स्किल होकर के 1 साल की अप्रेंटिसशिप करके जॉब मार्केट में आ गए, वो एक स्किल्ड वर्कफोर्स के तौर पर दिखने लग गए हमें, लेकिन उसके बाद क्या वो फिर से अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे अगर एक लंबा रोड मैप नहीं है तो? कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो? पहले उनके पास स्किल्स है, उनका एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा हो गया, आप वो तो मान रहे हो आप, है ना? तो इसके बाद जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, उनके लिए वो तैयार होंगे ना। और आप जो पूछ रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? हमने बोला है मैनिफेस्टो में, सरकारी वैकेंसीज जो सैंक्शन हुआ है, हो चुका है, 30 लाख है, वो हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज, माइनिंग इज वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव। मैं थोड़ा इकोनॉमिस्ट के रूप से बात कर रहा हूं अभी। वेरी लेबर इंटेंसिव माइनिंग से हमारे एस्टिमेट है 15 करोड़ जॉब्स पैदा होगा 5 साल में। तीसरी, हमने एक स्कीम लेके अनाउंस किया है, ELI, एम्प्लॉई लिंक्ड इंसेंटिव। मोदी सरकार ने अभी कर रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जो कंपनीज आउटपुट कर रहे हैं, अगर कुछ सेमीकंडक्टर्स या चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, इंसेंटिव। हम क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉई लिंक्ड, अगर वो कंपनीज एम्प्लॉइज को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देंगे, नौकरी देंगे, उनके लिए इंसेंटिव देंगे। 3 specific clear ideas to improve job creation. लेकिन आपने माइनिंग सेक्टर की बात की, वहां पर एनवायरनमेंट के कंसर्न हैं। आपकी जो यूपीए सरकार थी, जब जयराम रमेश एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, तो एनवायरनमेंट के कंसर्न्स वहां पर, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी पाथ है, उसको चलना जो है उतना आसान भी नहीं है। वो आप जो बता रहे हो, जो भी वो उस समय का एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो भी किया, वो सब पास्ट की बात है।
अभी हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया में एक ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके लिए पूरे दुनिया में ये चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ये कोयला नहीं है, ये आयरन ओर नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स। हमारे ये इतना बड़ा देश और हमारा इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन में हम 10% भी अभी तक माइनिंग नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया। अभी माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एंड सेफ माइनिंग हम कर सकते हैं। और ये माइनिंग का क्या एडवांटेज है, ये इट टेक्स जॉब्स टू पीपल, नॉट पीपल टू जॉब्स। क्योंकि माइनिंग होता है लोकल, और माइनिंग कहाँ होता है, जहां ट्राइबल एरियाज है, दलित लोग रहते हैं, ओबीसी लोग रहते हैं, वहां का लोकल, और ये लेबर इंटेंसिव है, तो उनके लिए नौकरी मिलेगा। इसीलिए हम ये सोच समझ के, इंडस्ट्री से कंसल्ट करके, इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट से कंसल्ट करके हमने ये स्कीम लेके आए। एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, तो स्वामीनाथन कमीशन में 23 क्रॉप्स की बात वहां पर की गई है, तो क्या ये 23 की 23 क्रॉप्स पर कांग्रेस पार्टी एमएसपी गारंटी देगी? हमारा वादा है कि एमएसपी लीगल गारंटी होगा, और जो भी स्वामीनाथन कमीशन का स्पिरिट है वो हम फुलफिल करेंगे। अब एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर आप बिना आउटपुट बढ़ाए वैल्यू ऐड करें तो उससे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, जो आप फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरलिस्ट उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, तो उसको लेकर के कुछ आप लोगों के दिमाग में कोई रोड मैप है, उसको कैसे टैकल करेंगे आप लोग? बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है। इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में नहीं। अगर आपने जाके एक मोबाइल फोन खरीदा, अगर मोबाइल फोन, बहुत लोग मोबाइल फोन का दाम इंक्रीज हुआ, वो जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तनख्वाह बढ़ सकता है, लेकिन जो खरीद रहे हैं उनके लिए दाम बढ़ जाता है। ये तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये हर मार्केट में होता है। हम क्या बोल रहे हैं, ये हमें चाहिए बैलेंस। फार्मर्स को अभी नहीं मिल रहा है वो बैलेंस। अभी पूरा एक प्रोड्यूस कंज्यूमर के फोकस में है। हमें चाहिए एक बैलेंस, और ये हम बैलेंस सोच समझ के, हम ये बैलेंस, वी केप्ट दिस बैलेंस इन माइंड, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द एमएसपी। मान लीजिए आपकी सरकार 2024 में आ जाती है, क्योंकि अभी कोई सेंसस का हमारे पास नहीं है, डेटा नहीं है, वो गरीबों का डेटा नहीं है, या किसी और तरह का कोई डेटा भी नहीं है। तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे महालक्ष्मी योजना है या फिर अन्य योजनाएं हैं, तो वो आधार क्या होगा उन योजनाओं का? बिना डेटा के कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसको आप देने जा रहे हैं, कौन गरीब की श्रेणी में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? असेस कैसे करेंगे बिना डेटा के? राहुल गांधी कहते हैं ना, एक्सरे होना चाहिए, एक्सरे के बाद पता चलेगा कि मर्ज क्या है और दवा क्या होनी चाहिए। अभी एक्सरे नहीं है, तो उसके बिना इलाज कैसे करेंगे जब सरकार में आ जाएंगे तो? नहीं, आप ये भी सही सवाल है। पहली, जैसे राहुल गांधी जी ने बताया, पहली काम हम करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। वो सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस। उससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो भेदभाव, इनइक्वालिटी है, वो पता चलेगा। लेकिन जो हम स्कीम लॉन्च करना चाह रहे हैं, स्कीम लॉन्च करने से पहले हमें अभी भी पता है कितने लोग राशन ले रहे हैं, कितने लोग फ्री पीडीएस ले रहे हैं, हमें ये सब पता है। तो हम इसके हिसाब से और इस आधार से हम शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली महालक्ष्मी स्कीम। और जब जैसे वो ऐसी वो कास्ट सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस का डेटा आ जाएगा, उससे हम थोड़ा और रिफाइन भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण चक्रवर्ती जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।